नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस में। उम्मीद है सब बेहतर होंगे और सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। कई लोगों के प्रश्न आ रहे हैं, आज भी आया था सरिता जी का प्रश्न कि क्या चंडीगढ़ का प्रैक्टिस सेट है। मुझे मालूम है आप लोग ऐसे क्वेश्चंस क्यों कर रहे हो, क्योंकि वो था क्या हरियाणा का था और मैंने चंडीगढ़ लगा रखा था आगे। लेकिन वो भी मैं क्लियर कर देती हूँ, पंजाब और हरियाणा जो है ये दोनों जो स्टेट हैं इसकी एक ही कैपिटल है, मतलब राजधानी है, वो क्या है चंडीगढ़ है। ठीक है, क्या है दोनों की, क्या है चंडीगढ़ राजधानी है। ओके, जब इन दोनों की चंडीगढ़ राजधानी है हरियाणा और पंजाब की, तो हम कह सकते हैं ना उसी एरिया का पेपर था वो, तो मैंने इसलिए आपको सॉल्व कराया। मैंने आपको ये बताया, मैंने जो मेन पेपर था जो 2023 में हुआ था चंडीगढ़ में, जो चंडीगढ़ के नाम से ही पेपर था, चंडीगढ़ में हुआ था, वो हमने आपको परसों प्रैक्टिस सेट करा दिया था। ठीक है, परसों की क्लास में आप देख सकते हो, तो वो मैंने आपको करा दिया। और कोई करंट में मुझे तो पेपर मिल नहीं रहा है जो अभी जल्दी में हुआ है, जो आप लोग मैसेज कर रहे हो। अगर ऐसा है जल्दी में कोई हुआ है पेपर, से इतना कहूँगी कि मेरी आईडी है, मैं आपको बता देती हूँ। आईडी है मेरी मोहिनी देवी, मोहिनी देवी। ठीक है, कोई भी मतलब स्पेस वगैरह नहीं छोड़ना, आईडी में स्पेस नहीं होता है। मोहिनी देवी 722@gmail.com। ठीक है, gmail.com। तो आपके पास अगर पेपर अवेलेबल हो, आपने दिया हो, ठीक है, तो आप वो पेपर मेरी आईडी पर भेज दीजिए और मैं आपको वो पेपर सॉल्व करा दूंगी। अगर आपके पास मतलब जो हार्ड कॉपी होती है पेपर की, अगर वो अवेलेबल है, जैसे पेपर ऑनलाइन अगर नहीं हुआ था, क्योंकि मैं यूपी की रहने वाली हूँ, तो आप मुझे मेल कर दीजिए, मैं आपको वो पेपर बिल्कुल सही सॉल्व कराऊंगी। ऐसा नहीं है, मैं पढ़ती हूँ, बुक्स हैं मेरे पास, बहुत सारी बुक्स हैं होम साइंस की, कई राइटर्स की बुक्स अवेलेबल हैं, तो मैं आपको आंसर निकाल के मैं पूरा सॉल्व करा दूँगी। और बकाया जो मैंने एचटेट या हरियाणा का उस पर लिख रखा है, उसके बाद मैंने ब्रैकेट में चंडीगढ़ लगाया है। तो हमेशा ध्यान रखो, है जो हरियाणा पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, इसीलिए मैं आपको वो सॉल्व करा रही हूँ। दूसरी बात, एक चीज़ और ध्यान रखो, देखो पेपर किसी भी स्टेट में है, होम साइंस है, सिलेबस लगभग सेम है, तो अगर मान लो इधर उधर का भी पेपर है किसी स्टेट का, तो भी सॉल्व कर लो, क्या जाता है, क्योंकि प्रैक्टिस तो आपको सब्जेक्ट की ही मिल रही है। ऐसा तो है नहीं कि चंडीगढ़ का जो पेन पेपर है उसमें कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी पूछी गई है, नहीं, पूछा सब होम साइंस का ही गया है। तो आपको प्रैक्टिस, हाँ थोड़ा लैंग्वेज का डिफरेंस हो सकता है, कहीं कुछ विशेष टॉपिक पूछे जाते होंगे, ऐसा हो सकता है कि किसी क्षेत्र में विशेष टॉपिक को अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो होम साइंस में सारे ही टॉपिक मेरे हिसाब से तो हर जगह ही मतलब इम्पॉर्टेंट है, कोई बता के आयोग पेपर नहीं कराता है, बस थोड़ा वो लैंग्वेज का ही हेर फेर मेरे हिसाब से रहता है, तो वो थोड़ा मैं मान सकती हूँ। ठीक है, आगे आप समझदार हो, प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। अगर कोई डाउट है तो मतलब आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं या फिर मेल भी कर सकते हैं, आईडी मैंने आपको बता दी है। बात बहुत हो गई, अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इसी बात पर भाई, वीडियो अच्छी लगे तो सभी लोग चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करेंगे, शेयर कर दिया करेंगे, क्योंकि सब्सक्राइब तो जब आप ही नहीं कर रहे हो तो और कौन करेगा। कुछ बच्चे हैं वो करते हैं, और इतने लोग इस समय मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइबर वहीं पर अटके हुए हैं। ठीक है, तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन कोई नहीं, आप बस शेयर करने का काम ही कर दीजिए, वो बच्चे कर देंगे सब्सक्राइब। क्वेश्चन है, पटोला साड़ियाँ बनाई जाती हैं, कहाँ बनाई जाती हैं ये बताना है। क्या काठियावाड़ में बनाई जाती हैं, मतलब काठियावाड़ और गुजरात में बनाई जाती हैं, या फिर मध्य प्रदेश में बनाई जाती हैं, या ढाका में, या फिर बालूचर में बनाई जाती हैं। तो पटोला साड़ियाँ कहाँ बनाई जाती हैं ये बताना है। देखो, ढाका के नाम से आता है एक ही नाम, मलमल, जो कि सूती वस्त्रों सूती धागे से बनाया जाता है, बारिश के मौसम में बनाया जाता है। ठीक है, तो ये सारे ढाका का मलमल होता है, हम सभी जानते हैं। बालूचर की बालूचरी साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। पटोला साड़ी की हम बात कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा, काठियावाड़ गुजरात। जो पटोला साड़ियाँ होती हैं ये कई प्रकार की मानी जाती हैं, इसमें कई प्रकार की साड़ियाँ आती हैं। पटोला जो वस्त्र हैं परंपरागत नमूने या डिज़ाइन के बनाए जाते हैं। कैसी साड़ियाँ होती हैं, ये रेशम की साड़ियाँ होती हैं, रेशम की साड़ियाँ होती हैं। कैसे बनाई जाती हैं, ये टाई एंड डाई प्रोसेस से बनाई जाती हैं। टाई एंड डाई ध्यान रखिएगा, टाई एंड डाई से अगर पूछा जाए कैसे बनती हैं, तो ये टाई एंड डाई के प्रोसेस से बनाई जाती हैं। ठीक है, इसी को हम पटोला कहते हैं, टाई एंड डाई। ठीक है, ध्यान रहेगा, टाई एंड डाई के प्रोसेस बनाई जाती। मैंने कहा ये कई प्रकार की होती हैं, कैसे, जैसे एक होती है फुलवार। ठीक है, फुलवार किसे कहते हैं, फुलवार
या फुलवारी, आपको दोनों ही मिल सकते हैं, फुलवार और फुलवारी। ये किसे कहते हैं? तो जिसमें फूलों के क्या होते हैं, गुच्छे वाले नमूने होते हैं। फूलों के गुच्छे वाले नमूने होते हैं, उन्हें हम फुलवार कहते हैं। फूलों के गुच्छे वाले नमूने होते हैं, उन्हें हम फुलवार कहते हैं। ठीक है। और क्या आता है, फुलवार के बाद आता है क्या, बाघ कुंजर। एक होता है, एक मैंने बताया फुलवारी, दूसरा बताऊंगी मैं बाघ कुंजर। बाघ कुंजर क्या होता है? बाघ से आपको समझ में आ रहा होगा किसी पशु का नाम आ रहा है। ठीक है। तो हाथी चीता वाले नमूने जो होते हैं, जिसमें हाथी या चीते के नमूने बनाए जाते हैं, उसे बाघ कुंजर कहा जाता है। ठीक है ना, बाघ कुंजर कहा जाता है। अब एक और आता है तीसरा, नारी कुंजर। नारी कुंजर क्या है अगर आपसे पूछा जाए, देखो नारी लगा दो, कुंजर तो मैंने लिखा हुआ है। तो नारी कुंजर अगर पूछा जाए तो अगर किसी जैसे या तो हाथी की या हाथी के साथ साथ नृत्य करती हुई स्त्रियों वाले नमूने मिले, ठीक है, तो उसे हम नारी कुंजर कहते हैं। हाथी एवं नृत्य करती स्त्रियों के नमूने नारी कुंजर में भी दिखते हैं और बाघ कुंजर में भी हाथी के नमूने दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इतना ध्यान रहेगा। डिज़ाइन कैसे होते हैं? डिज़ाइन कैसे होते हैं, हम कह सकते हैं प्राकृतिक डिज़ाइन होते हैं, फूल पत्तियाँ होती हैं, टोकरी होते हैं, हाथी घोड़ा डायमंड पक्षी, ये सारे इसमें, और नृत्य करती हुई स्त्रियाँ, फूलों के गुच्छे की बात हो गई, तो ये सारे नमूने इसमें बनाए जाते हैं। ठीक है, याद रहेगा। बढ़ते हैं आगे। क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, पशु रेशे हैं। पशु रेशे क्या कपास को कहते हैं, क्या ऊन को कहते हैं, या वृक को कहते हैं, या फिर जूट को हम मतलब पशु रेशे कहते हैं। जानता रेशे की बात कर रहे हैं, तो आपको पता है जो हमारे रेशे होते हैं हमें 3 जगह से मिलते हैं। 3 जगह से मिलते हैं, कहाँ कहाँ से? एक तो हमें कहाँ से मिलते हैं, एक तो मिलते हैं अगर मतलब प्राकृतिक रूप में कहूँ तो मैं 3 जगह से रेशे मिलते हैं। प्राकृतिक रूप में हमें पूछा जाए कैसे मिलते हैं, तो प्राकृतिक रूप में हमें 3 जगह से रेशे मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? एक तो मिलते हैं वनस्पति से, सही बोल रही हूँ ना, वनस्पति से। ठीक है, प्रकृति में 3 रूप तरीके से मिलते हैं, वैसे तो मानव निर्मित भी होते हैं। ठीक है, दूसरा मिलते हैं प्राणी जगत से, प्राणी जगत से मिलते हैं, और तीसरा किससे मिलते हैं? खनिज से। तो मैंने किसको क्लासीफाई किया है यहाँ पर, सिर्फ किया है किसको? प्राकृतिक जगत का। जो मानव निर्मित होते हैं, मानव निर्मित में कई तरीके के रेशे आ जाते हैं। ठीक है, मानव निर्मित में रासायनिक आ जाते हैं। ठीक है, अर्ध निर्मित रासायनिक और सेलुलोजिक रेशे जैसे रेयॉन है वो भी आ जाता है, तो वो अलग हम बात करेंगे उसकी। अभी हम प्राकृतिक की बात कर रहे हैं। तो प्राणिज में कौन से आते हैं? 2 आते हैं। एक तो हम कह सकते हैं ऊन आता है, ऊन आता है, दूसरा क्या आता है? रेशम आता है। ऊन आता है, रेशम आता है। ठीक है, वनस्पति में बहुत सारे आते हैं, हम कहेंगे किसे? सबसे पहले वस्त्रों का राजा कपास आता है, जिसे हम वाइट गोल्ड कहते हैं। फिर लीलन आता है। ठीक है, लीलन आता है जो वनस्पति जगत का सबसे लंबा रेशा कहलाता है। ठीक है, उसके बाद जूट आता है जिसे हम गोल्डन फाइबर कहते हैं। हैम्प आता है, अबाका आता है। हैम्प का रेशा पूछा जाए तो काले रंग का होता है सामान्यतः। तो ये सारे रेशे हम बात करें किसकी हैं, ये वनस्पति से प्राप्त होते हैं। खनिज में तीन रेशे मिलते हैं, सोना चांदी और एस्बेस्टस। तो लेकिन एस्बेस्टस जो है इसी से कपड़े बनाए जाते हैं, और जो 2 है सोना चांदी, वो क्या है? कढ़ाई बुनाई के काम में, मतलब कढ़ाई के या सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनाने के काम में लिया जाता है। ठीक है, तो अभ्रक भी आपके किस में आ जाता है? खनिज में आ जाता है। जूट सेलुलोजिक रेशा है, कपास सेलुलोजिक रेशा है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था? 1960, 1986, 1988 या 1999? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की बात हो रही है, ये बना था कब? ऑप्शन नंबर बी 1986 में बना था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? किसे किसे पता है अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? क्या मैं आपको ऑप्शन दे दूं? कमेंट में करेंगे अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? बता सकते हैं कब मनाया जाता है? क्या 10 मार्च को मनाया जाता है? 10 मार्च को मनाया जाता है। मैं सही बोल रही हूँ या गलत, ये कमेंट में बताएं आप लोग। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कपड़ों की देखभाल और सुरक्षा के लिए क्या सावधानियाँ बरती जाती हैं? बढ़ती नहीं, यहाँ पर बरती होगा, बरती जाती हैं। ब्रश करना और धूप में सुखाना कपड़ों को, तत्काल मरम्मत करना, दाग हटाना और धुलाई सफाई करना। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो कपड़ों की देखभाल और सुरक्षा के लिए क्या क्या सावधानियां आप या हम अपने परिवार में करते हैं? क्या हम कपड़ों को ब्रश करते हैं? बिल्कुल। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं हम जैसे बाहर से आए तो उनमें कुछ डस्ट लग जाती है, तो अगर वो तुरंत वॉश करने वाले ना हो तो उसे आप ब्रश से झाड़ दो,
सही हो जाएंगे। ठीक है, धूप में सुखाते भी हैं, तत्काल मरम्मत भी करते हैं। अगर कोई नया कपड़ा पुराना कोई भी हम पहनते हैं, अगर वो फट जाता है, कहीं पे खिंच जाता है, तो हम उसकी मरम्मत करते हैं। दाग भी नहीं, अगर आप स्टेन को रिमूव नहीं करोगे तो भी कपड़ा आपका अच्छा नहीं लगेगा, तो हम उसको उसकी क्या धुलाई सफाई भी करते हैं, स्टेनिंग को भी क्लीन करते हैं। और डी ऑप्शन यहाँ पर सभी सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन, ये तो ईजी क्वेश्चन था ना, ईजी था ना। येस और नो लिख दिया करिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, उपभोक्ता शिक्षा द्वारा उपभोक्ता बजट बनाते हैं। क्या ये सही दिख रहा है आपको? बी ऑप्शन है, उपभोक्ता लाभ कमाता है, सही है ये बात। सी ऑप्शन है, उपभोक्ता अधिकारों और जिम्मेदारी से अवगत होता है। और डी ऑप्शन है, उपभोक्ता को आय प्राप्त होती है। क्या है उपभोक्ता शिक्षा का मीनिंग? क्या है भाई? उपभोक्ता शिक्षा इसलिए दी जाती है कि हम अपने अधिकारों के लिए सतर्क रहें, हमें अपने राइट्स पता होने चाहिए, तभी हम क्या है एक जिम्मेदार नागरिक बन पाएंगे और तभी हमारा कोई फ़ायदा निगेटिवली नहीं उठा पाएगा। तो उपभोक्ता अधिकारों और जिम्मेदारी से अवगत है, यह उपभोक्ता शिक्षा द्वारा पता चलता है। ठीक है, यह उपभोक्ता शिक्षा द्वारा ये ज्ञान दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन होगा हमारे हिसाब से, और नहीं है तो आप कमेंट में बताइएगा। दुख और शोक के समय किस प्रकार के वस्त्र पहने जाते हैं? क्या आप दुख और शोक में फैंसी कपड़े पहनते हो, या सफ़ेद और हल्के रंग के पहनते हो, या चमकीले और तड़क भड़क वाले रंग के कपड़े पहनते हो, या स्पेशल डिज़ाइन कराते हो कोई वस्त्र को? क्या आंसर इसका ईजी है या डिफ़िकल्ट है? भाई ये तो इजी होना चाहिए। जब दुख और शोक का समय हो उस समय हम वाइट पहनते हैं, या फिर लाइट कलर को हम ज़्यादा इस समय महत्व देते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा ना? हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ठीक है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, पेपर पैटर्न का क्या लाभ है? क्या कपड़े की बचत होती है? बी ऑप्शन है, पेपर पैटर्न में गलती होने पर सुधार संभव है। सी ऑप्शन है, उपरोक्त दोनों, या डी ऑप्शन है, कपड़े का अधिक उपयोग। तो पेपर पैटर्न का लाभ क्या होगा, बता सकते हो क्या आप? भाई दोनों ही लाभ होंगे। ऊपर वाले कपड़े की बचत होती है, क्यों? क्योंकि हम अगर कोई कमी है तो वो पेपर पर ही पैटर्न बना रहे हैं, उसी में होगी और उसे हम सुधार लेंगे तो कपड़ा हमारा बेकार नहीं जाएगा। और पेपर पैटर्न में जो गलती होती है उसमें क्या है, सुधार संभव हो जाएगा। तो ठीक है, पेपर पैटर्न में कोई गलती होती है तो आप वहाँ पर सुधार कर लोगे, वो गलती आपकी कपड़े पर नहीं होगी। तो सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाता है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8, विस्तार का सिद्धांत क्या है? क्या ये घास की जड़ का सिद्धांत है? बी ऑप्शन है, सांस्कृतिक अंतर का सिद्धांत है। सी ऑप्शन है, भागीदारी का सिद्धांत है। डी ऑप्शन है, सभी विकल्प सही हैं। विस्तार का सिद्धांत इसमें से कौन सा है ये बताना है आपको। विस्तार, फैलाव, इसका सिद्धांत क्या है? तो डी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। घास की जड़ का सिद्धांत भी, ठीक है, ग्रास जो होती है उसकी जड़ का सिद्धांत भी ग्रास रूट्स थ्योरी इसको हम कहते हैं। ठीक है, ये विस्तार का मतलब होता है कि आप उसके जड़ तक जाइए, क्या समस्या है उसे ढूंढ कर लाइए, उसकी जड़ तक जाना। ठीक है, और उसकी सांस्कृतिक अंतर का सिद्धांत, संस्कृति का ध्यान, किसी की संस्कृति से कभी खिलवाड़ नहीं करना होता है, उसकी संस्कृति में रहकर ही आपको सारे कार्यक्रम चलाने होते हैं, लेकिन कार्यक्रम ऐसे हो चलाना है कि भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की प्राप्त हो पाए आपको। तो तीनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे, यस या नो कमेंट करिए। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी को 1% भी क्लास अच्छी लग रही है तो मैं ये कहूँगी चैनल को सपोर्ट करना आपका काम है। क्वेश्चन नंबर 9, औपचारिक शिक्षा है। मैं सोच रही हूँ किसी को यहाँ पर लीडर बना दूँ, किसे बना दूँ बताइए? किसको यहाँ पर मैं लीडर बना दूँ? किसी को जो ये ध्यान रखे कि कौन कौन चैनल को सपोर्ट कर रहा है, शेयर कर रहा है, लाइक कर रहा है एंड कमेंट कर रहा है। जल्दी से बता दीजिएगा इस विषय में भी। भाई मैं भी अपनी एक फैमिली बनाना चाहती हूँ, मैं भी लोगों को देख के सीख रही हूँ कि कैसे बच्चों को अपनी तरफ मतलब आकर्षित करना होता है। मैं तो ये जानती थी कि शायद बस पढ़ाई कराओ तो ज़्यादा अच्छे से बच्चे खुश होंगे, लेकिन नहीं, सच्चाई कुछ और भी है। शायद आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। औपचारिक शिक्षा है, गैर संस्थागत शिक्षा है। बी ऑप्शन है, शिक्षण संस्थानों में शिक्षा। सी ऑप्शन है, शिक्षक प्रणाली की योजनाबद्ध तरीके से संस्थानों के दायरे से बाहर है। और डी ऑप्शन है, सभी विकल्प गलत है। औपचारिक शिक्षा की बात हो रही है, इस पर विशेष ध्यान रखना, कहीं अनौपचारिक शिक्षा समझ के आंसर मत दे देना। बात हो रही है औपचारिक शिक्षा, तो औपचारिक शिक्षा क्या गैर संस्थागत होती है?
बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो औपचारिक शिक्षा होती है वो संस्थागत होती है। ये तो किसका उदाहरण हो गया, अनौपचारिक शिक्षा का। अनौपचारिक शिक्षा में कोई भी स्थान निश्चित नहीं होता है, कोई भी मतलब सिलेबस निश्चित नहीं होता। सिलेबस होता है पर निश्चित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? समस्या के अकॉर्डिंग उसमें चेंज कर लिया जाता है, क्योंकि ये एक लचीला सिलेबस होता है। लचीला सिलेबस होता है अनौपचारिक शिक्षा का। ठीक है, तो ये गैर संस्थागत की बात हुई तो ये गलत हो जाएगा। शिक्षण संस्थानों में शिक्षा बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि जो औपचारिक शिक्षा होती है वो कहाँ दी जाती है? शिक्षण संस्थानों में शिक्षा दी जाती है। ठीक है, अब बात आएगी तीसरे ऑप्शन की, शिक्षक प्रणाली की योजनाबद्ध तरीके से संस्थानों के दायरे से बाहर है। ठीक है, एक तो इन्होंने कहा शिक्षा प्रणाली की योजना है, बिल्कुल सही हो जाता। औपचारिक शिक्षा शिक्षण प्रणाली की योजना है, लेकिन योजनाबद्ध तरीके से संस्थानों के दायरे से बाहर है, ये बात गलत है भाई। ये योजनाबद्ध तरीके से संस्थानों के दायरे के अंतर्गत ही आती है, उसके बाहर नहीं है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाता है? बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, रोलर पेंटिंग में नमूनों को चिन्हित किया जाता है लकड़ी के ब्लॉक पर, ए ऑप्शन, स्क्रीन पर, बी ऑप्शन, रोलर पर, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन है स्टेंसिल पर। तो रोलर पेंटिंग में नमूने को कैसे चिन्हित किया जाता है? तो वो किया जाता है रोलर पर। अच्छा, कौन आया, किसने किया था रोलर प्रिंटिंग का आविष्कार? किसने किया था, कोई बताएगा? पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11, स्लाइड और ओवरहेड प्रोजेक्टर इसके उदाहरण हैं ऑडियो एड्स के। बी ऑप्शन है प्रक्षेपित दृश्य सहायता के, सी ऑप्शन है गैर अनुमानित दृश्य एड्स के, या डी ऑप्शन है सभी विकल्प गलत हैं। कौन सा आंसर यहाँ पर आपके हिसाब से सही होना चाहिए? स्लाइड और ओवरहेड प्रोजेक्टर इसके उदाहरण है। मैं चाहती हूँ आप लोग आंसर दीजिए। जो भी वीडियो देख रहा है मतलब देखेगा, मेरी रिकॉर्डेड क्लास है, मैं चाहती हूँ उसका आंसर। क्या इतना भी अधिकार नहीं है मेरा? अच्छा, यस और नो में आप ये कमेंट कर सकते हैं। स्लाइड और ओवरहेड प्रोजेक्टर इसके उदाहरण है। मुझे उम्मीद है जो बच्चे हमारे पढ़ने में मतलब सच में पढ़ने आए होंगे उन्होंने आंसर दे दिया होगा। क्या है ये? ये है हमारा प्रक्षेपित दृश्य सहायता। ठीक है, ओवरहेड प्रोजेक्टर और स्लाइड्स क्या होते हैं? ये प्रक्षेपित दृश्य सहायता होते हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 है, घरेलू प्रबंधन के प्रेरक कारक हैं मूल्य, लक्ष्य और मानक, निर्णय लेने की प्रक्रिया। सी ऑप्शन है योजना बनाना, नियंत्रित करना और मूल्यांकन करना, डी ऑप्शन है परिवार का बजट। प्रेरक की बात हो रही है, मतलब उत्प्रेरक या प्रेरक मिले तो क्या आंसर करोगे? और ये कुछ दिन पहले भी मैंने आपको किसी उसमें क्वेश्चन ये कराया था नहीं कराया था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपके? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं यही तो कह रही थी आपसे कि भाई वही क्वेश्चन आएंगे, भाई सिलेबस वही है, घुमा फिरा के वही क्वेश्चन आएंगे। ये अभी मैंने कोई प्रैक्टिस सेट आपको कराया था कुछ दिन पहले, तब भी ये सेम क्वेश्चन आया था। तो प्रेरक तत्व की बात हो रही है तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन बैंक खाते का प्रकार नहीं है? क्या सावधि जमा खाता, जिसे हम फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट बोलते हैं, भविष्य निधि, बचत खाता, या फिर चालू खाता, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, इनमें से कौन सा जो है खाते का प्रकार नहीं है? तो राइट आंसर होगा हमारा कौन सा? बी ऑप्शन, भविष्य निधि। ठीक है, भविष्य निधि जो है वो बैंक खाते का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, नॉट यार्न और स्पाइरल यार्न इसके उदाहरण है साधारण धागे के। बी ऑप्शन है नवीनता यार्न के, सी ऑप्शन है मिश्रित सूत के, डी ऑप्शन है सिंगल प्लाई यार्न के। क्वेश्चन आपने देख लिया। जो यार्न होते हैं वो हमारे कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है हमारा साधारण, ठीक है, साधारण धागा कहते हैं हम जिसे। ठीक है, साधारण धागा होता है। साधारण धागा को हम क्या कह सकते हैं? साधारण धागे को हम क्या कह सकते हैं भाई? सिंपल यार्न कह सकते हैं। दूसरा हमारा क्या होता है? दूसरे की हम बात करें क्या होता है, तो दूसरा हमारा होता है सम्मिश्रित या फिर जटिल धागा भी इसको हम कहते हैं। सम्मिश्रित या फिर जटिल धागा भी कहते हैं। ठीक है, जैसे इंग्लिश में बात करें इसको कॉम्प्लेक्स या नोवेल्टी यार्न कहते हैं, नोवेल्टी यार्न कहते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स या फिर नोवेल्टी यार्न कहते हैं। ठीक है, तो नॉट यार्न और स्पाइरल यार्न किसके उदाहरण हैं?
भाई साधारण धागे के तो ये है नहीं, तो किसके हो गए ये हो गए आपके बी ऑप्शन नवीन। ठीक है, बी ऑप्शन इसके हो गए आपके नवीन जो है उसके मतलब ये आंसर हो गया। जो आपके नॉट यार्न और स्पाइरल यार्न है किसके, नवीन यार्न के उदाहरण हो गए। नवीन जिसे हम नोवेल्टी भी कहते हैं, ठीक है, नोवेल्टी यार्न कहते हैं। ये कैसे होते हैं, जो नोवेल्टी यार्न्स होते हैं वो कैसे होते हैं बता सकते हो आप। ये जटिल संरचना के बने हुए होते हैं। ठीक है, इस जटिल संरचना के क्या होते हैं, बने हुए होते हैं। इसके कई प्रकार होते हैं, जैसे कि स्लब यार्न जिसे हम कहते हैं थोड़ा बटा हुआ, स्लब यार्न भी इसी का प्रकार है। स्लब यार्न भी इसी का प्रकार है, किसका, नोवेल्टी का। स्लब यार्न किसका प्रकार है, नोवेल्टी का प्रकार है। फंदेदार जिसे हम कहते हैं लूप यार्न, ठीक है, फंदेदार जिसे हम लूप यार्न कहते हैं। और क्या होता है, गांठ या धब्बे वाला होता है जिसे हम नॉट यार्न कहते हैं। बीच बीच में क्या होते हैं, इसमें नॉट्स आते हैं। ठीक है, मान लो ये धागा है, ठीक है, ये धागा जा रहा है, ओके, धागा जा रहा है तो बीच बीच में क्या होगा, इसमें फंदे से आ जाएंगे। ठीक है, फिर ये धागा जा रहा है, ऐसे करके ये धागा चलता चला जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, गांठ वाला धागा या धब्बे वाला, या फिर नॉट, स्पॉट या नब भी कहते हैं इसको। नॉट, इसको क्या कहते हैं, नॉट को नॉट कहते हैं, एक तो नॉट कहते हैं, और क्या कहते हैं, नब भी कहते हैं इसको, नब, NUV नब। ठीक है, NUV नब भी कहते हैं इसको। और क्या कहते हैं, स्पॉट भी इसको कहते हैं। ओके, स्पॉट भी इसको कहते हैं। दूसरा हमने बताया, इसमें आपको क्वेश्चन में ही दिख रहा है, स्पाइरल, इसे एक नाम और दिया जाता है, इसको कॉर्क स्क्रू कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कॉर्क स्क्रू कहते हैं, कॉर्क स्क्रू धागा कहते हैं। अगर पूछा जाए स्क्रू, कॉर्क स्क्रू किसे कहते हैं, स्पाइरल यार्न को ही कहते हैं। ठीक है ना। और एक क्या होते हैं, रेटिने होते हैं, रेटिने होते हैं। ये भी क्या होते हैं, स्पाइरल तरीके से ही इसमें भी ऐंठन दी जाती है, पर इसमें क्या होता है, थोड़ा सा अंतर कर दिया जाता है। जो स्पाइरल यार्न होता है इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। जो भी डिज़ाइन होती है धागे की वो पास पास होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, थोड़ा सा अंतर, थोड़ी सी दूरी पर जो होता है फंदा डाला जाता है। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15, गृह प्रबंध प्रक्रिया है नियोजन की एक धार्मिक प्रक्रिया। बी ऑप्शन है नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन की एक मानसिक प्रक्रिया। सी ऑप्शन है नियंत्रित करने की सामाजिक प्रक्रिया। डी ऑप्शन है सभी विकल्प गलत हैं। तो गृह प्रबंध प्रक्रिया कैसी है भाई, ये है बी ऑप्शन, नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन की एक मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है, मानसिक प्रक्रिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, फेफड़ों में रक्त भेजने वाले हृदय के भाग हैं। फेफड़ों में जो रक्त भेजने वाला हृदय का भाग है, बायां आलिंद, दायां निलय, महाधमनी या फिर बायां निलय। कौन सा आंसर हमारा सही होगा। तो फेफड़ों में जो रक्त भेजने वाला हृदय का भाग होता है वो होता है दायां निलय। ठीक है, दायां निलय फेफड़ों में क्या करता है, रक्त भेजने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सामान्यतः कितने प्रतिशत जलने पर व्यक्ति को अस्पताल में पहुंचाना चाहिए। क्या 25% व्यक्ति जला हो, 30%, 40% या 50%। तो आंसर होगा यहाँ पर बी ऑप्शन 30%। अगर कोई व्यक्ति 30% से अधिक जला है तब उसे अस्पताल पहुंचाना चाहिए, नहीं तो डॉक्टरी ट्रीटमेंट लेकर उसे घर पर रखा जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को, लाइसोसोम को, आकर्षण मंडल को, या डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो प्रोटीन की फैक्ट्री है वो कहते हैं राइबोसोम को। लाइसोसोम को क्या कहेंगे हम, सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहते हैं, मतलब कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं इसको। ठीक है, ओके। और पावर हाउस ऑफ द सेल, मतलब कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं, शक्ति गृह किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक है, शक्ति गृह किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, यदि मादा में XX गुणसूत्र हैं तो नर में कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं। ए ऑप्शन है XX, बी ऑप्शन है XY, सी ऑप्शन है YY, या डी ऑप्शन है BX। तो यदि मादा में XX गुणसूत्र होते हैं जो कि लड़की के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो पुरुष में XY होता है जो लड़का और लड़की दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 20, यूरिक लवण कहाँ से उत्सर्जित होता है। क्या स्किन से, त्वचा से, वृक्क से, किडनी से। सी ऑप्शन है फेफड़े, लंग्स से, या फिर जो ऑयल ग्लैंड्स होती हैं, तेल ग्रंथियाँ, उससे। तो यूरिक लवण कहाँ से उत्सर्जित होते हैं, ये होते हैं हमारे किडनी से, वृक्क से, गुर्दा से, जिसके ये नाम है, वृक्क, किडनी, गुर्दा, कलेजा भी इसको कहते हैं कुछ लोग। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर है 21। आहार नाल की लंबाई होती है 4 मीटर, 9 मीटर, 6 मीटर, 10 मीटर। तो आहार नाल की लंबाई जो होती है 9 मीटर होती है, लेकिन कहते हैं जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो इसकी लंबाई 1 मीटर और बढ़ जाती है। तो 1 मीटर में आप क्या करोगे, 9 मीटर ऐड कर दोगे तो टोटल कितनी होगी, 10 मीटर। लेकिन आपसे मृत्यु की दशा में पूछा जाएगा तब आप ये आंसर करोगे। नॉर्मल आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। ठीक है, 9 मीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 22। टायलिन एंजाइम मिलता है पित्त रस में, लार में, कहाँ मिलता है, आमाशयिक रस में या फिर अग्नाशयिक रस में। तो जो टायलिन एंजाइम होता है वो हमारी जिह्वा की जो ग्लैंड्स होती हैं, लार ग्रंथियाँ होती हैं, उसमें पाया जाता है। तो जिह्वा में क्या होती है, लार होती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, मासिक धर्म का एक चक्र कितने दिन में पूरा होता है, 20 में, 28 में, 30 में, 26 में। तो ये क्वेश्चन तो भाई रटाया प्रश्न हो गया। 28 दिन में जो होता है एक चक्र पूरा होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24। मूत्राशय में कितने घन सेमी मूत्र के जमा हो जाने पर मूत्र त्याग की इच्छा होती है, 20, 25, 30, 35। तो मूत्राशय में कितने घन सेमी मूत्र के जमा होने पर मूत्र त्याग की इच्छा होती है, किसको ये आंसर पता है जल्दी से बताइए। तो राइट आंसर हमारा होगा कौन सा, बी ऑप्शन 25 घन सेमी। जब 25 घन सेमी मूत्र जमा हो जाता है तो ये फील आता है कि अब हमें फ्रेश होने जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम शरीर के किस भाग से बाहर निकलते हैं, त्वचा से, वृक्क से, बड़ी आंत से या फिर छोटी आंत से। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम जो होते हैं वो किससे निकलते हैं, वृक्क से, किडनी से ही इनका क्या होता है, ये बाहर निकलते हैं, विसर्जन होता है। ठीक है। छोटी आंत से लगभग न्यूट्रिएंट्स का जो होता है अवशोषण होता है, और बड़ी आंत से क्या होता है, पानी का अवशोषण होता है। लेकिन बाहर रिलीज करने का काम कौन कर रहा है, मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम का कौन कर रहा है, वृक्क कर रहा है। जो ज़रूरत होती है वो बॉडी पे रहता है, एक्स्ट्रा बाहर निकल जाता है। तो ये थे आज की क्लास के 25 क्वेश्चंस। कैसे लगे हमें ज़रूर बताइएगा। अच्छे लगे हों तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। मैंने आईडी आपको दे दी है, एक बार फिर से नोट कर लीजिए। अगर आपके पास हो जल्दी का पेपर, शायद मुझे ही नहीं मिल रहा हो, क्योंकि मैं भी चंडीगढ़ की तो रहने वाली हूँ नहीं, ये गूगल वगैरह सर्च वगैरह ही मैं भी करती हूँ। तो फिर आप मुझे इस पर, अगर आपके पास आपने दिया हो पेपर हो तो आप हमें दे सकते हो इस ID पर, मोहिनी देवी 722@gmail.com। ठीक है, gmail.com आगे सेम ही है, ओके, .com। ठीक है। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसी वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।